स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही है? हाँ जी जी, हो हो रही रही है। है। जी भाई। चलो ठीक है। सो लास्ट टाइम जब हमने इमरजेंसी मैनेजमेंट डिस्कस की थी एक पेशेंट की हु प्रेजेंट्स विद ए acute coronary syndrome, we discussed that the ER management will consist of IV lines, maintaining IV lines and drawing labs, starting the patient on oxygen, और ड्रग्स जिनका निमोनिक हमने बनाया था मोना। तो फिजियोलॉजी या रीजंस क्या थी इन ड्रग्स की? आईवी लाइन हम क्यों मेंटेन कर रहे थे इस पेशेंट में, ताकि हम लैब्स देख सकें, लैब्स बेसलाइंस के लिए भी और कार्डिक बायोमार्कर्स के लिए भी इन द फ्यूचर। ऑक्सीजन, क्योंकि सच ए पेशेंट में रिक्वायर ऑक्सीजन। नाइट्रोग्लिसरीन, ताकि प्रीलोड या हार्ट के ऊपर स्ट्रेस कम हो। एस्पिरिन एंड क्लोपिटोग्रिल, दो बोथ आर एंटी प्लेटलेट्स। इनका मकसद ये है कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में जो प्लैक रप्चर होता है उसके ऊपर थ्रोम्बस बनता है, उस पे प्लेटलेट एग्रीगेशन प्रिवेंट करें। साथ ही लो मोलिकुलर वेपरेंट या अनॉक्सापेरिन स्टार्ट करते हैं ताकि कोagulation ना हो। और फाइनली मॉर्फिन, ताकि पेशेंट जो पेन में है पेन उसकी रिलीफ हो जाए। मॉर्फिन के साथ एक और ड्रग देते होते हैं, और उस ड्रग का मकसद है मॉर्फिन का एक साइड इफ़ेक्ट उसको काउंटर एक्ट करना। तो मॉर्फिन का क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है इस पेशेंट में, या इमीडिएट शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट, और ड्रग कौन सी देनी चाहिए? वॉमिटिंग। वॉमिटिंग, एक्सेलेंट। वॉमिटिंग। तो वॉमिटिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं? ग्रेविनेट। ग्रेविनेट, ठीक है। ग्रेविनेट का तो ब्रांड नेम है, इसका क्या है दूसरा नाम, एक्चुअल नाम? टाइपिंग है। डायमंड हाइड्रोनेट। डायमंड डायमेथाइडिनेट। हाइड्रोनेट, एक्सेलेंट। सो डायमंड हाइड्रोनेट, मॉर्फिन प्लस डायमंड हाइड्रोनेट। डायमंड हाइड्रोनेट, मैं इतना ही लिखूंगा अभी। So after we have initially given drugs to the patient, then we further management will depend upon whether the patient has STEMI or NSTEMI or unstable angina, और फिर उसमें पेशेंट की रिस्क सर्टिफिकेशन है। तो इन STEMI we discussed that we will require a revascularization if the time to PCI, time to lab, is less than 120 minutes. In such a case, we can move for PCI. Otherwise, we will start revascularization with tissue plasminogen activator. और दूसरी तरफ acute coin syndrome में we discussed that we stratify the patient either as high risk or low risk, and then we decide if the patient is high risk, we will start on the invasive strategy, TPA or PCI, and if the patient is low risk, we will continue with the medical management. ठीक हो गया? तो ये चीज़ें कुछ डिस्कस की थी। देयर आर सम फ्लो चार्ट्स व्हिच आई वांटेड टू शो यू। दिस इज़ द फर्स्ट वन। ये काफ़ी अच्छा है, मुझे इसने काफ़ी हेल्प की थी। दिस जस्ट रीइंफोर्सेस व्हाट वी डिस्कस्ड अबव। दिस इज़ द ट्रीटमेंट फॉर अ पेशेंट हु हैज़ अनस्टेबल एंजाइना, और एनस्टेमी, दोनों की कलेक्टिव ट्रीटमेंट है दिस वन। जी, both in low risk patient and high risk patients, aspirin, clopidogrel, and anticoagulation are done. Then एक dichotomy आ जाती है, either invasive or conservative strategy. So you have to remember that in unstable angina, the main question asked is whether you will go for the invasive strategy or whether you will go for the conservative strategy. दो patients आते हैं आपके पास, दोनों जिस तरह हम केस डिस्कस करते रहे हैं, 56-year-old diabetic man who presents with chest pain, फलाना ढिमकाना। On examination, one has a pulse of 60 by 40, one had a blood pressure of 60 by 40 and a pulse is 110, and the other has a blood pressure of 110 by 60 and the pulse is 100. इनमें से कौन सा पेशेंट कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी में कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, किस में इन्वेसिव करेंगे? सर हाइपरटेंसिव को जो है उसमें इन्वेसिव होगी। हाइपरटेंसिव में इन्वेसिव होगी। चलो मैं तो लिख लेता हूँ। सिर्फ बीपी की बेस पे एक छोटी सी बात है जो आगे भी फ्यूचर कॉन्सेप्ट में आ गई। एक पेशेंट है, उसका बीपी है 60/40 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, ठीक है? या चलो काफ़ी नीचे है, इसको हम 80/60 कर लेते हैं। 80/60। और दूसरे पेशेंट का ब्लड प्रेशर है 110/60। इन दोनों में से किस पेशेंट दोनों में? नॉर्मल है। दोनों नॉर्मल है। नहीं, ये कम है लेकिन ये नॉर्मल है।
ये जो एक 110 नॉर्मल, by 70 ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। इनमें से कौन सा पेशेंट इन्वेसिव स्ट्रेटजी किसकी आप इमीडिएट परक्यूटेनियस कोरोनरी 80 इंटरवेंशन by करेंगे? 60 का। 80 by 60 80/60 hypotensive। की हाइपोटेंसिव है, एक्सीलेंट। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेज यू कैन रिस्क स्ट्रैटिफाई। उसी तरह हम स्कोरिंग सिस्टम्स लास्ट टाइम दो डिस्कस किए थे, ग्रेस और एक और था। उनका आपको इतना पता नहीं होना चाहिए, बट एक जनरल आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि पेशेंट में रिस्क फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, प्रेजेंटेशन में हाइपोटेंशन है, तो यू शुड ऑप्ट फॉर द इन्वेसिव स्ट्रैटेजी। इसी तरह यहाँ पे मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको देना चाहूँगा कि देयर विल बी अ टर्म जो हम आगे भी यूज़ करेंगे और बुक्स में भी यूज़ है, दैट इज़ हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी। मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा क्या होता है। हीमोडायनामिक अनस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी जो भी है। सो पता नहीं अनस्टेबल होता है, इंस्टेबल होता है। तो हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी, unstable, thank you Ashish. So hemodynamic instability means कि patient's blood pressure is less than 90/60, ठीक है। जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर 90/60 से नीचे होगा, दैट विल मीन दैट द पेशेंट इज हीमोडायनामिकली अनस्टेबल। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह अभी हमने देखा कि हीमोडायनामिकली अनस्टेबल पेशेंट शुड प्रोसीड टुवर्ड्स इन्वेसिव स्ट्रेटजी और अर्ली एंजियोग्राफी एंड पीसीआई। इफ द पेशेंट इज़ नॉट हीमोडायनामिकली अनस्टेबल तो कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी की तरफ जा सकते हैं। एरिथमिया से हम आके डिस्कस करेंगे, तो इस कॉन्सेप्ट को हम दोबारा हाईलाइट करेंगे, बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर व्हाट इज मेंट बाय हीमोडायनामिक अनस्टेबिलिटी। इट्स अ ब्लड प्रेशर लेस देन 90/60। तो ये थी इसकी ट्रीटमेंट। अरे ज्यादा जैसे फिर भी तो वो हीमोग्लोबिन अनस्टेबल कहलाएगा ना। आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अगर नॉर्मल मफल्ड से है ज्यादा मुझे, हाइपोटेंसिव है। आई एम सॉरी, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मफल्ड है, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही कि आवाज आ रही है? आप बेहतर है बताएं। भाई अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो, हाइपरटेंसिव हो, फिर भी तो हीमोडायनामिकली अनस्टेबल नहीं आएगा ना। हीमोडायनामिक अनस्टेबिलिटी, सॉरी सिर्फ हाइपोटेंसिव को हम लेंगे। सिर्फ हाइपरटेंसिव के लेते हैं 90/60 से। वो फिर जो है ना कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा, दैट इज़ हाइपरटेंसिव अर्जेंसी इमरजेंसी, उसको हम हाइपरटेंशन में देखेंगे। उसकी मैनेजमेंट थोड़ी फ़र्क है। इसमें हमारा मकसद ये होता है, देखो एक पेशेंट है, अगर उसे एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हो रहा है और उसका बीपी क्यों फॉल करेगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि हार्ट काम नहीं कर रहा, पंपिंग नहीं कर रहा सही बिल्कुल तरह। पंप नहीं कर रहा। और पंप क्यों नहीं कर रहा? हार्ट फेलियर होना तो चाह रहा है। हार्ट फेलियर तो हो रहा है, लेकिन वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन की वजह बिल्कुल से। बिल्कुल। जो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है, जो इस्कीमिया है या इन्फाक्शन है, दैट इज हैज़ डैमेज द हार्ट, इट इज़ नॉट एबल टू पंप प्रॉपर्ली, और इसी वजह से पंप प्रॉपर्ली नहीं हो रहा तो ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा। तो इन सच ए केस आपका मकसद ये है कि जो इस्कीमिया है उसको रिवर्स करें, और जो इन्फाक्शन है उसको तो रिवर्स नहीं कर सकते, उसको स्प्रेड या इंक्रीज होने से बचाएं। तो उसके लिए अर्जेंट रिवैस्कुलराइजेशन ज़रूरी है। तो ये एक जो कॉन्सेप्ट था मैं इस फ्लो चार्ट के ज़रिए आपको देना चाह रहा था। जो हाइपरटेंसिव अर्जेंसी या इमरजेंसी होती है, वो इसको इंशाल्लाह हम हाइपरटेंशन के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये हमने देख लिया। अब हमने इन्वेसिव स्ट्रेटजीज़ में डिस्कस किया था कि देयर इज़ पीसीआई, टीपीए, बल्कि उसको छोड़ें, पीसीआई परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन तो करते हैं इन पेशेंट्स में। हमने एंजाइना में डिस्कस किया था कि रिवैस्कुलराइजेशन की दो टाइप्स होती हैं, ये दो तरीके से कह सकते हैं। क्या थी वो दो टाइप्स? एंजियोप्लास्टी एंड सेकंड ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स। ठीक है, टिश्यू प्लाज्मिनेशन जो मेडिकल में आ जाता है ना, इन्वेसिव में कहते हैं। इन्वेसिव में एक एंजियोप्लास्टी या जिसको और पीसीआई कैबेज। कैबेज। तो आपके पास अगर दो पेशेंट्स आ जाते हैं, तो आप कैसे चूज़ करेंगे कि किन में आपने कौन सा करना है? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें अभी जो है ना इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके पास एक एमआई का पेशेंट आया है, अभी आपने मैनेजमेंट की, स्टेमी डायग्नोज हुआ, आपने रिवैस्कुलराइजेशन के लिए कैथ लैब में भेज दिया, पीसीआई किया। जब एंजियोग्राफी की तो इस पेशेंट में दो रिजल्ट्स मैं बताऊंगा और उसके लिहाज से हम डिस्कस कर लेंगे। इन सच ए पेशेंट एंड परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, पहले तो ग्राफी होती है विच परफॉर्म्ड
it was found out that left anterior descending is blocked. एक केस ये है. सेकंड सिनेरियो ये है कि the left main coronary artery is blocked. थर्ड सिनेरियो ये है कि आपने इसी पेशेंट की पेरिक्यूटेनियस एंजियोग्राफी, या एक एंजाइना का, चलो एक एंजाइना का पेशेंट है जिसको आप एंजियोग्राफी जिसकी हुई है और उसमें ये रिजल्ट्स आ रहे हैं. तो थर्ड केस है कि इस एंजाइना के पेशेंट में लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स ब्लॉक्ड है, राइट सर्कमफ्लेक्स ब्लॉक्ड है, ठीक है, और इसके अलावा एक और स्मॉल ब्रांच है जो ब्लॉक्ड है, वन मोर ब्रांच ब्लॉक्ड. ये तीन सिनेरियोज हैं आपके पास. किस में क्या करेंगे ऑफ दीज टू? जो फर्स्ट पेशेंट है जिसकी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग ब्लॉक है, उसमें आप क्या करेंगे? एंजियोप्लास्टी. ठीक है, एंजियोप्लास्टी करेंगे. एक्सटेंट ऑफ ब्लॉकेज पे भी डिपेंड करता है कि कितना परसेंट ब्लॉक है वो. ठीक है, बिल्कुल एक्सीलेंट उस पर कहता है. ठीक है, अच्छा, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, तो एंजियो या कैबेज. लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी में क्या करेंगे? कैबेज प्रेफर. ठीक है, कवरेज करेंगे. और जब जहाँ पे वो तीन वेसल्स ब्लॉक्ड हैं उनमें उसमें क्या करेंगे? कैबेज. ठीक है. सो दीज आर द सिनेरियोज जो एमसीक्यू से भी आ जाते हैं और यू हैव टू नो देम. जो सबसे ज़्यादा क्लियर कट है वो ये कि लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज या ट्रिपल वेसल डिजीज़, इट इज़ एन इंडिकेशन टू परफॉर्म कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग. सिमिलरली लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, इसमें कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग. सिंगल वेसल डिजीज़, स्मॉल डिजीज़, या उसमें आप एंजियोप्लास्टी करेंगे सिंपल स्टेंट के साथ. अदरवाइज एक्सटेंसिव डिजीज़ है तो उसमें आप कैबेज भी कर सकते हैं. तो इसमें जो है ना फर्दर डिटेल की ज़रूरत है. इसमें आप एंजियो भी कर सकते हैं स्लैश कैबेज भी कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन एक्सटेंट ऑफ डिजीज़. अगर हम कहें कि मिनिमल एक्सटेंट डिजीज़ है तो अ सिंपल एंजियो शुड बी डन. जो मेन चीज़ है, यू हैव टू रिमेंबर व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर अ कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट. Those are triple vessel disease or the left main coronary artery disease. ठीक है. अच्छा, after this revascularization is done, patient में angio perform होगी, ये coronary artery bypass grafting is done. What are the post ACS lifestyle modifications या treatments which this patient should be started on? आपके पास एक पेशेंट है जिसकी बताएं. वॉर्फिन वगैरह देती है ताकि ब्लड थिन रहे उनका. ब्लड थिन रहे, ठीक है. तो एक मेरे पास आया वार्फरिन. और क्या करना चाहिए? भाई वही वाली ट्रीटमेंट जो प्रिवेंटिव, ठीक है. एस्पिरिन देंगे हम लोग, स्टैटिन्स देंगे, हाइपरटेंशन डायबिटीज को कंट्रोल करेंगे. एक्सीलेंट. तो ये जनरल मॉडिफिकेशन ट्रीटमेंट, एक्सरसाइज. बिल्कुल ये जनरल ट्रीटमेंट जो है दिस विल फॉलो थ्रू आउट. अच्छा, वार्फरिन और इसके साथ एक कॉन्सेप्ट है जो एंजियोप्लास्टी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एंजियोप्लास्टी में स्टेंट्स डालते हैं. स्टेंट्स आपको पता है किस तरह के होते हैं या कितने क्या टाइप्स होती हैं उनकी, किस चीज़ के बने होते हैं? चलो अच्छा, स्टंट्स जो है ना वो होते हैं दो तरह के. स्टंट जो है ना, दीज आर मेटल स्टंट्स. वन टाइप इज़ कोटेड, द अदर टाइप इज़ नॉन कोटेड. अच्छा, आप मुझे बताएं कि अगर एक मेटल ऑब्जेक्ट आपकी ब्लड स्ट्रीम में पड़ा हुआ है तो उसे कुछ होगा या वैसे ही इट शुड रिमेन देयर नॉर्मली? थ्रोम्बोसिस हो सकती है और उसके ऊपर वो क्रोडिंग नहीं हो सकती उसकी. क्रोडिंग हो सकती है, लेकिन देखो फॉरेन मेटल बॉडी ग्रैनुलोमा. फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा. तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि नॉर्मल नहीं पड़ा रहेगा, समथिंग विल हैपन. ब्लड स्ट्रीम में जब भी कोई मेटल आता है, बेशक दैट मेटल इज़ मतलब नॉन रिएक्टिव, ताकि करोड ना हो, इट इज़ स्टिल अ फॉरेन बॉडी और उसके ऊपर थ्रोम्बोसिस हो सकता है. और थ्रोम्बोसिस इन्फेक्शन भी हो सकता है ना. बिल्कुल इन्फेक्शन भी हो सकता है. एपिडेमिडिस का. बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. एक्सीलेंट.
तो देखो वो तो है कि आप एसेप्टिक मेजर्स परफॉर्म करें कम्प्लीटली तो उसका चांस रिड्यूस हो जाता है, बट सब कुछ करने के बाद भी यू आर स्टिल इंट्रोड्यूसिंग अ मेटल ऑब्जेक्ट इन द ब्लड स्ट्रीम, उसके ऊपर थ्रोम्बोसिस होगा। तो इन सच ए केस आपको क्या लगता है कि एक पेशेंट जिसको मेटल स्टेंट्स डले हैं उन्हें किस ड्रग पे स्टार्ट करना चाहिए या किन ड्रग्स पे स्टार्ट करना चाहिए? Thrombolytics. एंटी थ्रोम एंटी ठीक है, थ्रोम्बोलिटिक्स या एंटी थ्रोम्बोटिक्स? Antithrombotics. एंटीप्लेटलेट। एंटी थ्रोम्बोटिक्स, एंटी प्लेटलेट्स, क्योंकि थ्रोम्बस का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो है प्लेटलेट एग्रीगेशन। थ्रोम्बोलिटिक्स क्या कहते हैं? वो बनने हुए क्लॉट को तोड़ेंगे ना, बने हुए तो क्लॉट ये को वो तोड़ेंगे। तो बना ही नहीं हुआ अभी तक। बिल्कुल। सो थ्रोम्बोलिटिक्स नहीं देंगे, इनमें एंटी थ्रोम्बोटिक्स स्टार्ट करेंगे, एंड दैट इज़ वाई पेशेंट्स हु रिसीव bare metal stents they are started on aspirin plus clopidogrel। इसको कलेक्टिवली कहते हैं ड्यूल एंटीप्लेटलेट थेरेपी। ठीक है, मैं टैप लिख लेता हूँ या थेरेपी, ड्यूल एंटीप्लेटलेट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 6 to 12 months। ठीक है, दिस इज नेसेसरी इन ऑल पेशेंट्स हु undergo angioplasty, that they should be started on aspirin plus clopidogrel dual antiplatelet therapy for a duration of 6 to 12 months। बेयर मेटल स्टंट्स में हमने भी बताया कि दो तरह के स्टंट्स होते हैं, एक होता है बेयर मेटल, एक होते हैं ड्रग इल्यूटिंग, जो खुद जिनके अंदर से ये ड्रग्स निकल रही होती है। दोनों में ड्यूरेशन जो है इनकी डिलीवरी का वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो उस लिहाज से इनकी ज़रूरत है। तो द ड्यूरेशन यू हैव टू रिमेंबर इज 6 to 12 months ड्यूल एंटी प्लेटलेट थेरेपी। ठीक हो गया? तो आपको पता लग गया कि एक पेशेंट है उसकी लॉन्ग टर्म बेनिफिट कैसे करनी है। तो दिस वाज इन लॉन्ग द मैनेजमेंट ऑफ एन एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। अब एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम बात बता दें, सॉरी मैंने इंटरप्ट किया है। मैं बताएं ये क्या? कह रही हूँ आप क्या बता रहे हैं कि क्या ये सिर्फ 6 to 12 मंथ तक रहेगा स्टेंट, फिर दोबारा करना पड़ेगा? ये जो आप मेडिसिन की बात कर रहे हैं कि मेडिसिन 6 की to 12 बात मंथ कह रहे देनी। हैं, मेडिसिन की बात कह रहे हैं। ठीक। जो एस्पिरिन एंड कॉर्कुलेंट जो ड्यूल एंटीप्लेटलेट थेरेपी होती है, इट शुड बी स्टार्टेड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 6 to 12 months। ठीक है, ये अब आपने अपनी बुक्स में देखना है जाके कि बेयर मेटल को कितने महीने देना है और ड्रग इल्यूटिंग को कितने महीने देना है। ठीक है, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है कि डेविडसन में क्या लिखा हुआ है, कितना हाशिर बता देता तो मैं लिख लूँगा। 6 to 12 months ड्यूरेशन के लिए ड्यूल एंटीप्लेटलेट थेरेपी शुड बी गिवन, इस पेशेंट में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा अभी तक हमने ACS देखा, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, हमने इसमें काफ़ी सिंपल एक प्रेजेंटेशन देखी है जो आपको मतलब आपने पहले भी हमने क्लिनिकल डिस्कस किए थे तो समझ आ गई थी। अब हम कुछ और प्रेजेंटेशंस देखते हैं और फिर देखते हैं कि इन पेशेंट्स में क्या मसला है। तो पहली प्रेजेंटेशन ये है, इस प्रेजेंटेशन को आप देखें क्लिनिकल, और फिर हम इसकी एग्जामिनेशन भी देख लेंगे, अभी नहीं पहले देखेंगे। तो इस पेशेंट का प्रेजेंटेशन देखें और बताएं कि आपको क्या लगता है कि इस पेशेंट में क्या मसला है। MI ठीक है, एक्सीलेंट। इस पेशेंट को है MI, बिल्कुल। और क्या है? अनस्टेबल एंजाइना और MI। अनस्टेबल एंजाइना, MI, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है, बिल्कुल है। ठीक है, तो आपने इस पेशेंट में देखा, और कुछ और आपको लग रहा है कि इस हिस्ट्री में सिग्निफिकेंट है? कोई और चीज़? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है। तो सिम्टम्स हम जल्दी से देख लेते हैं। सडन ऑनसेट चेस्ट पेन है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। अच्छा, अब इस पेशेंट की हम जल्दी से एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स देख लेते हैं। ठीक है, आपके पास ये पेशेंट आया, आपने एक हिस्ट्री ले ली और आपके पास एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स ये हैं। अब आप मुझे बताएं कि इस पेशेंट को क्या है। पल्मोनरी एडीमा सेकेंडरी टू द हार्ट फेलियर। पल्मोनरी एडीमा सेकेंडरी टू हार्ट फेलियर। लेफ्ट हार्ट फेलियर। लेफ्ट हार्ट फेलियर, एक्सीलेंट। JVP नॉर्मल है, तो इस पेशेंट को
लेफ्ट हार्ट फेलियर है, क्योंकि बायलैटरल बेसल क्लेफ्ट्स मिल रहे हैं, केबीपी नॉर्मल है, पीडल एडिमा नहीं है. दिस पेशेंट हैज़ heart failure, left heart failure, secondary to acute coronary syndrome. क्या ऐसा हुआ है इस acute coronary syndrome में कि सिर्फ लेफ्ट हार्ट फेल कर रहा है? आपको क्या लगता है? सर लेफ्ट साइड वाले वेसल्स के अंदर कोई ब्लॉकेज हुआ होगा, ठीक है, लेफ्ट बिल्कुल एंटीरियर डिसेंडिंग में या फिर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में, ठीक है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में. फिर तीनों ठीक. में हो सकता है. सर एक लेफ्ट इन्फार्क्ट है की तो वजह से, इन्फार्क्ट की सर वजह जो से. इन्फार्क्ट बना था उसकी वजह से मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो गई है बिल्कुल लेफ्ट ठीक साइड है. की, तो लेफ्ट ठीक है, वेंट्रिकुलर फेलियर, उसने पंप और बॉडी में ब्लड पंप करना कम कर दिया तो बैक फ्लो लंग में हो रहा है. एक्सीलेंट. तो पैथोफिजियोलॉजी आपने बिल्कुल सारों ने अच्छी तरह बताई है. दिस इज़ द पैथोफिजियोलॉजी. अच्छा, इस पेशेंट में सडन ऑनसेट है. अगर आपको पेशेंट कहे कि बैठे बैठे अचानक से ही दर्द शुरू हुआ और उसी के साथ ही अचानक से सांस चढ़ गया, मतलब घंटे बाद नहीं, 2 घंटे बाद नहीं, 3-4 घंटे बाद नहीं, मतलब विद इन दी आवर, तो इस पेशेंट पे एक कॉम्प्लिकेशन हुई है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की. जो जगह इन्फार्क्ट हुई है, एक खास एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हैज़ डाइड और हैज़ इन्फार्क्टेड विच इज़ कॉजिंग रप्चर हो, रप्चर. क्या रप्चर हुआ होगा? वेंट्रिकल्स की रप्चर. Valvular dysfunction. ठीक है, तो इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं. आप लोग बिल्कुल सही पहुंचे हैं कि दिस पेशेंट हैज़ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर ड्यू टू MIACS. इस पेशेंट को हुआ क्या है, कुछ अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट हो जाएगा. अच्छा, अभी अगले पेशेंट को देखते हैं. ठीक है. So this patient is a known case of angina. Let's take a look at his examination. What is happening in this patient? हार्ट फेलियर हो गया है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी हो सकती है, कोई और भी वजह हो सकती है. कोई और भी वजह हो हाँ, सकती है. ठीक है, तो थोड़ा सा चलो मैं आपको बता देता हूँ. दिस पेशेंट, एक थोड़ी सी हिस्ट्री के विचार करें. दिस पेशेंट डायबिटिक, ER में आया, इसको अचानक छाती में, सीने में दर्द हुई थी और उसके बाद वो बेहोश हो गया. आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है इस पेशेंट में क्या मसला है? सिनकपी हो सकती है ना, कार्डियोजेनिक शॉक. कार्डियोजेनिक शॉक, एक्सीलेंट. तो कार्डियोजेनिक शॉक, अच्छा ठीक है. और लेकिन पल्सेस आर नॉट पल्पेबल, तो इसका मतलब है हार्ट फेलियर में चला गया. देखिए हार्ट साउंड में नहीं सुनाई दे रही, और बिल्कुल मे बी इस्कीमिया हो गया हो हार्ट का, बट डायबिटीज का वैसे ही वास्कुलर सप्लाई कंप्रोमाइज्ड होती है, बिल्कुल होता है, तो हार्ट की बिल्कुल होता है. सप्लाई कंप्रोमाइज होगी, वैसे भी फिर एंजाइना है तो फिर फेलियर हो गया होगा. ठीक है, यू आर एब्सोल्युटली राइट. बिल्कुल ऐसे ही है. इस पेशेंट ने एक तरह का कार्डियोजेनिक शॉक या हार्ट फेलियर हुआ है, हार्ट पंप नहीं कर पा रहा. लेकिन क्यों, वजह क्या है उसकी? एरिथमिया प्रेसिपिटेट हो गया. एरिथमिया, एक्सीलेंट. एरिथमिया प्रेसिपिटेट हुआ है. कौन सा एरिथमिया हो सकता है आपके हिसाब से? वेंट्रिकुलर. वेंट्रिकुलर, ठीक है. वेंट्रिकुलर में भी आगे सब टाइप्स होती हैं. कौन सा वेंट्रिकुलर एरिथमिया है जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की कॉम्प्लिकेशन है और विद इन डेज या आवर्स प्रेजेंट कर सकता है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन. Fibrillation. Ventricular fibrillation. So this patient has VFib. ठीक है. This is one of the different presentations of myocardial infarction. आपको पता है कि myocardial infarction की different complications हैं जिनके साथ patient present कर सकता है. एक है arrhythmia, most commonly ventricular fibrillation. जब ventricles fibrillate कर रहे होते हैं तो heart is not able to pump effectively. पल्स कभी कभी पैल्पेबल होती है, कभी पैल्पेबल नहीं होती, लेकिन चूंकि हार्ट इफेक्टिवली पंप नहीं कर रहा है, इसलिए हार्ट साउंड्स भी कभी कभी सुनाई नहीं देती. दिस पेशेंट हैज़ VFib. सो अ पेशेंट विद MI कैन प्रेजेंट एज VFib और एज प्रेजेंट एज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. एक्सेलेंट. अगला केस देखते हैं.
हिस्ट्री आपने देख ली, अब इस पेशेंट की ज़रा एग्जामिनेशन भी जल्दी से हम देख लें। इस पेशेंट को क्या मसला है? पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस, एक्सीलेंट। कौन सा पेरिकार्डाइटिस? ड्रेसलर सिंड्रोम। Dressler syndrome. So, bilkul. This patient has Dressler syndrome. This is one of a late complication of myocardial infarction. Excellent. So this patient has Dressler syndromes. अब हम दोबारा ज़रा पहले केस पे वापस आते हैं। Sudden onset shortness of breath एक पेशेंट ने, अगर मैं आपको कहूँ कि इस पेशेंट के वाइटल्स में बीपी जो है, जल्दी से मैं बीपी लिख लेता हूँ। ब्लड प्रेशर अगर इस पेशेंट का 100/70 है, तो क्या ये हीमोडायनामिकल अनस्टेबल है पेशेंट या नहीं? स्टेबल स्टेबल है। स्टेबल है। ठीक है, तो अब इस पेशेंट को अब गौर से देखें। ये जो पेशेंट है, ही हैज़ हैड सडन ऑनसेट ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इनको अगर मैं कहता हूँ कि देयर इज़ नो प्रायर हिस्ट्री ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और प्रायर हिस्ट्री ऑफ हार्ट फेलियर, इनको अचानक से हार्ट फेलियर डेवलप हुआ है। However, he is able to maintain blood pressure somewhat. क्या हो सकता है पेशेंट को? हाँ, मुश्किल सिनेरियो है। पेपिलरी मसल कॉन्ट्रैक्शन, वो जो रिपरफ्यूजन के बाद स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होती है, कहीं ऐसा तो नहीं है? ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा वाल्वुलर डिस्फंक्शन हो सकता है। वाल्वुलर डिस्फंक्शन हो सकता है। चलो हम इसको थोड़ा सा पैथोफिजियोलॉजी के लिहाज से देखते हैं। हार्ट में आपको पता है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अंदर होते हैं, वाल्व्स भी होती हैं, वॉल्स भी होती हैं। अच्छा, अब एक पेशेंट है, इन्फाक्शन हुई है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन। एक किसी जगह की चीज़ की डेथ हो गई है और उसके डिस्फंक्शन से सिम्टम आ रहे हैं। हमें पता लगाना है कि क्या ऐसा डिस्फंक्शन हुआ जिसकी वजह से ये मसला आ रहा है। तो वाल्वुलर डिस्फंक्शन, ठीक है, कौन सी वॉल्व ऐसी है जिसके डिस्फंक्शन से हो सकता है? किसी को इसे पता है? बता दें, वरना मैं दोबारा एक्सप्लेन फिर से करता हूँ एक बार। मैं सोच रहा हूँ वेंट्रिकुलर वॉल्व। वेंट्रिकुलर की वॉल्व है, ठीक है। अच्छा, देखो, सडन ऑनसेट ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का ये मतलब है कि अचानक से इस पेशेंट के लंग्स में वापस ब्लड आ रहा है और वो मतलब फ्लूइड के तौर पे लीक कर रहा है, जिसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा हो रहा है, जिसकी वजह से बायलैटरल क्रेप्स मिल रहे हैं। सडन ऑनसेट का मतलब ये है कि हार्ट की वॉल में या किसी ऐसे स्ट्रक्चर में रप्चर हुई है या डैमेज हुआ है जिसकी वजह से हार्ट आगे ब्लड पंप नहीं कर पा रहा। जब हार्ट पंप कर रहा है तो ब्लड वापस जा रहा है लंग्स के अंदर। तो अब आप मुझे बताएं कि कौन सा स्ट्रक्चर है जो वेंट्रिकल्स के जो पंप करते हैं ब्लड को वापस जाने से रोकता है? लेफ्ट वेंट्रिकल अगर पंप कर रहा है, माइट्रल वॉल्व, एक्सीलेंट। तो माइट्रल वॉल्व प्रिवेंट करती है ब्लड को वापस जाने से। अगर एक पेशेंट की माइट्रल वॉल्व जो है वो अगर सही तरह काम नहीं कर रही, तो जब भी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ब्लड वापस जाएगा और उसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और पल्मोनरी एडिमा होगा। अब सवाल ये है कि इस पेशेंट में माइट्रल वॉल्व क्यों नहीं काम कर रही? Papillary मसल रप्चर हो गए, एक्सीलेंट। तो दिस पेशेंट हैज़ acute mitral regurgitation due to papillary muscle rupture. थोड़ा सा मुश्किल सिनेरियो था, मुझे इतने जल्दी ये कैसे पता चला कि पेपिलरी मसल्स रप्चर हो? अच्छा, आपने पैथोलॉजी पढ़ी है, उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं एमआई की। ये कैसे पता चलेगा कि पेपिलरी मसल्स का रप्चर हुआ है? आपको कैसे पता लगेगा कि पेपिलरी मसल्स का रप्चर? देखो, पेपिलरी मसल्स जो हैं वो लेफ़्ट साइड के या राइट साइड के जो एवी वॉल्व्स होती हैं ना, माइट्रल और ट्राइकस्पिड, उनको क्लोज करके रखते हैं, उनको बंद रखते हैं, ऐसे ही है ना? हाँ जी जी। तो क्लोज उनको इस तरह करके रखते हैं कि अगर ये वॉल्व ऑरिफिस है, यहाँ पे
मैं माइट्रल वॉल्व अगर ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह की ड्रॉ होगी, क्योंकि वो बाइकस्पिड होती है, तो दरमियान में पेपिलरी मसल्स इनको अटैच करके इस तरह रखते हैं ताकि जब वेंट्रिकल की वजह से वेंट्रिकल्स पंप करें तो ब्लड वापस ना जा सके। अगर ये पेपिलरी मसल रप्चर हो जाए तो क्या होगा, जब वेंट्रिकल्स पंप करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो वॉल्व है ये क्लोज रहने की बजाय इसके अंदर से रिगर्जिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, ब्लड वापस फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो हमें पैथोलॉजी या पैथोफिजियोलॉजी ये है कि पेपिलरी मसल रप्चर कैसे हुआ। हमें क्लिनिकली इस तरह पता लगा क्योंकि इस पेशेंट में एक्यूट मतलब हमने देखा कि लेफ़्ट हार्ट फेलियर है, और हमें पता है कि लेफ़्ट हार्ट फेलियर तब होगा जब सडन ऑनसेट लेफ़्ट हार्ट फेलियर तब होगा जब हार्ट की वॉल्व एक जो नॉर्मल ब्लैक फ्लो को प्रिवेंट करती है वो नहीं प्रिवेंट करेगी, यानी कि वापस ब्लड फ्लो हो रहा है। और हमें पैथोलॉजी से ये पता है कि जब पेपिलरी मसल रप्चर होता है तो वाल्व जो है वो डिसफंक्शन करती है, रिगर्जिटेशन होती है, और उस वजह से फिर पल्मोनरी एडीमा होता है। ठीक है, ये एक डायग्राम आ गया है, इसको भी देख लेते हैं। ये माइट्रल वॉल्व है ना, इसके दो पेपिलरी मसल्स है, कोई एक भी अगर रप्चर कर जाता है टेंडन या मसल इटसेल्फ, तो उसकी वजह से वॉल्व जो है वो अपना काम नहीं करेगी, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बैक फ्लो होगा, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन के वक्त ब्लड सारा लंग्स में जाएगा, सारा नहीं लेकिन लंग्स में जाएगा, उसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। जी, ठीक आपको है। समझ आई है थोड़ी सी इसकी? हाँ जी, आ गई है, पूरी आ गई है। पूरी आ गई, चलो अच्छा है। अच्छा, अब ये हो गया इस पेशेंट में। आप इस पेशेंट में कैसे कंफर्म करेंगे कि इस पेशेंट को क्या हुआ? हम क्लिनिकली तो सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इस पेशेंट को एक्यूट मायोकार्डियल एक्यूट माइट्रल रिगर्जिटेशन है ड्यू टू पेपिलरी मसल रप्चर। हमें कैसे कंफर्म होगा कि यही बीमारी है? इको पे एकोकार्डियोग्राफी पे, एक्सीलेंट। सो एन इन्वेस्टिगेशन विच विल कंफर्म आवर सस्पेशन इज एकोकार्डियोग्राफी। एकोकार्डियोग्राफी पे आपको मिलेगा, आपको पेपिलरी मसल और माइट्रल रिगर्जिटेशन, पेपिलरी मसल रप्चर भी दिखाई देगा और माइट्रल रिगर्जिटेशन भी दिखाई देगा। भाई ये अगर एक बंदे को एमआई के बाद इससे रेल्स आ रहे हैं तो इसके दो केसेस हो सकते हैं ना, एक तो ये माइट्रल रिगर्जिटेशन और दूसरा जो आपने पहले बताया था कि लेफ्ट हार्ट फेलियर, उसकी वजह से पल्मोनरी एडीमा। लेफ्ट हार्ट फेलियर, बिल्कुल पल्मोनरी एडीमा। देखिए तो लेफ्ट हार्ट, ये दो अलग अलग बातें हैं ना, एक एमआर की वजह से पल्मोनरी एडीमा डेवलप हो रहा है और एक लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से पल्मोनरी एडीमा डेवलप हो रहा है। और अगर आपको मैं कहूँ कि लेफ्ट हार्ट फेलियर, देखो लेफ्ट हार्ट फेलियर में होता ही पल्मोनरी एडीमा है, मतलब उसकी साइंस में पल्मोनरी एडीमा है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी में है। अब लेफ्ट हार्ट फेलियर अचानक से डेवलप क्यों हुआ है, ये सवाल है। हाँ, लेकिन लेकिन ये तो भी होगा ना कि अगर लेफ्ट हार्ट फेलियर होगा तो फिर बंदा हीमोडायनेमिकली स्टेबल नहीं होगा, तो यहाँ पे तो वो है 100/70 है उसका। 100/70 है, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपसे। मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताता हूँ कि हार्ट फेलियर जो है ना, उसकी डिफरेंट प्रेजेंटेशंस होती हैं और डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं। अब इस पेशेंट में जो बीमारी है वो है हार्ट फेलियर, बिल्कुल है। हार्ट फेलियर में पेशेंट्स का बीपी 100/70 हो सकता है, क्योंकि कुछ जब तक देखो हार्ट का ना, हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है नॉर्मल में, और जब डिमांड इंक्रीज होती है तब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है ना। आपने फिजियोलॉजी में मतलब पढ़ा होगा कि जब आप रेस्ट पे होते हैं तो हार्ट की जो पंपिंग होती है वो मतलब अगर एक सेट अमाउंट है तो ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इंक्रीज डिमांड या इंक्रीज स्ट्रेस, या जब हार्ट ने वर्क ज़्यादा करना होता है वो कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ कर सकती है। तो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में भी बीपी नॉर्मल हो सकता है जब तक हार्ट फेलियर इतना सिवियर ना हो, यानी कि हार्ट फेलियर इट इज़ कॉम्पनसेटेड, द हार्ट इज एबल टू कॉम्पनसेट। जब वो नहीं ठीक है, लेकिन वो हार्ट सॉरी आप बताएं। जब वो नहीं कॉम्पनसेट कर पाएगा तो इट विल मतलब क्या है, डीकॉम्पनसेशन हो जाएगी। तब क्या होगा कि जो साइंस और सिम्टम्स हैं हार्ट फेलियर के वो या फिर पहली बार आएंगे, या अगर पहले से कम मौजूद थे तो दे विल इंक्रीज इन सिविरिटी और मैग्नीट्यूड।
ठीक है, यानी कि ये हार्ट फेलियर ही है, लेकिन रीजन कोई और हो सकता है। रीजन कभी कोई और हो सकती है, कोई कभी बिल्कुल पैपिलरी मसल डैमेज हो सकता है, कभी वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन हो सकता है। बिल्कुल लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन हो सकता है, एक्यूट पेपिलरी मसल रप्चर हो सकता है, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के अंदर से अचानक से इस तरह लेफ्ट हार्ट फेलियर या पल्मोनरी एडीमा डेवलप हो सकता है। तो हार्ट फेलियर पता है क्या है, इट्स एन एंड प्रोसेस। जिस तरह की थोड़ी सी एनालॉजी देता हूँ क्योंकि लिवर का आपको पता है हेपेटाइटिस क्या होता है, जी भाई। पता है, और आपको पता है सिरोसिस क्या होता है। हाँ जी, तो हेपेटाइटिस सही है, कैन मतलब लीड एंड टू स्टेज डिजीज है। बिल्कुल हेपेटाइटिस कैन लीड टू सिरोसिस। हेपेटाइटिस के अलावा और काफ़ी बीमारियां हैं दैट कैन लीड टू सिरोसिस या लिवर फेलियर। इसी तरह हार्ट फेलियर, ठीक है, इट्स अ क्लिनिकल एंटिटी और एंड स्टेज डिजीज। A lot of different things can cause heart failure. It can be due to coronary artery disease, it can be due to valvular disease, it can be due to arrhythmias, it can be due to मतलब जो भी सारी बीमारियां हमने डिस्कस की हैं, all can lead to heart failure. Heart failure is the one common endpoint of all of these different problems. एक्सक्यूज मी सर, जी बताएं। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो चीज़ हमें पेपिलरी मसल रप्चर की तरफ इंडिकेट कर रही है वो सिर्फ सडन ऑनसेट है ना, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो किसी भी टाइप के हार्ट फेलियर में हो सकती हैं। बिल्कुल मतलब सिनेरियो मेरा थोड़ा सा सडन बिल्कुल सडन ऑनसेट का है इन द केस ऑफ एमआई। और प्रॉफ में जो है ना, क्योंकि मैंने अभी तक माइट्रल रिगर्जिटेशन आप लोगों से डिस्कस नहीं की तो मैंने इसकी फाइंडिंग नहीं डाली। हार्ट साउंड्स में एक और एबनॉर्मेलिटी मिलेगी, वो क्या है? पैनसिस्टोलिक मर्मर। पैनसिस्टोलिक मर्मर, ठीक है। वो काफ़ी गिव अवे सा हो रहा था, मुझे पता नहीं था कि आप लोगों को इतना पता होगा नहीं, लेकिन मुझे भी समझ आ रही है मुझे डाल देना चाहिए था। तो पैनसिस्टोलिक मर्मर इन सच ए केस विल बी अ डेड गिव अवे अगर सिनेरियो में है या एक्चुअल फाइंडिंग मिलती है कि दिस पेशेंट हैज़ acute MR। ओके। एक्सक्यूज मी भाई, जी भाई जो एमआई की वजह से पेपिलरी मसल इस्कीमिया होता है और जो साथ माइट्रल वाल्व जो है वो रप्चर हो जाता है, इन दोनों को किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं अगर दोनों एक्यूटली प्रेजेंट कर रहे हैं? माइट्रल वाल्व का रप्चर और पेपिलरी मसल रप्चर में कैसे, मतलब आप कह रही हैं फ़र्क करेंगे? इस्कीमिया मतलब जिस तरह इस पेशेंट को अगर एमआई हुआ है तो हम ये भी तो सोच सकते थे कि हो सकता है कि इसका पेपिलरी मसल जो है वो इस्कीमिक हो गया है, लेकिन हमने ये सोचा कि वो हार्ट फेलियर हुआ है, जो वेंट्रिकुलर वॉल है वो डायलेट कर रही है, तो फिर उसने एनुलस को डायलेट कर लिया तो पेपिलरी मसल जो माइट्रल वाल्व है वो रप्चर हो गया। ठीक है, तो हम इसको इस्कीमिया भी सोच सकते थे ड्यू टू एमआई। नहीं इस्कीमिया नहीं, एमआई का मतलब ही इन्फाक्शन है और मसल रप्चर ही तब होगा जब वो डेड हो जाएगा, इन्फाक्टेड हो जाएगा। ठीक है, एक पहली बात ये। दूसरी बात ये कि एनुलस डायलेट हो रहा है या पेपिलरी मसल रप्चर हुआ है, क्लिनिकली देखो प्रेजेंटेशन मोरलेस दोनों की एक जैसी होगी। फिर डिफरेंस आप कैसे करेंगे, इसका आंसर आपको पता है, एको पे। ठीक है, जो आप करेंगे डिफरेंस वो होगा एकोकार्डियोग्राफी के बेसिस पे। लेकिन यूजुअली सडन ऑनसेट की बात है, देखो सडन ऑनसेट का मतलब हार्ट का एन्यूलस का डायलेट होने का मतलब ये कि हार्ट, अच्छा जो सडन चीज़ें होती हैं ना उसमें हार्ट का या कोई भी सडन जो पैथोलॉजी स्टार्ट होती है उसमें जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं ना उसमें इतनी चेंजेस नहीं आई हुई होती। फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल हार्ट या नॉर्मल लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज़ इतना है तो इट इज़ अनलाइकली कि एक घंटे के अंदर अंदर इतना ज़्यादा इसमें चेंज आ जाए कि ये जो है इतना डायलेट कर जाए। ये बात आपको समझ आ रही है मेरी? जी जी ठीक है, हार्ट में जो रिमॉडलिंग होती है या हाइपरट्रॉफी होती है, आपने पढ़ा होगा पैथोलॉजी में, फिजियोलॉजी में, कॉन्सेंट्रिक होती है, ईसेंट्रिक, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। दीज चेंजेस दे टेक टाइम। इट इज़ वेरी अनलाइकली कि विद इन एन आवर अ हार्ट वॉल विल गो फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, फॉर डायलेशन टू ऑकर, इतनी डायलेशन के एनुलस उसका डायलेट कर जाए तो दिस डायलेशन इंडिकेट्स कि दिस इज़ नॉट एन एक्यूट प्रोसेस, इट्स अ क्रोनिक प्रोसेस। टाइम लग रहा है, हार्ट की रिमॉडलिंग ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स हुई है जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल इतना डायलेट हो गया कि एनुलस भी डायलेट हो गया। ये बात आपको समझ आई है, क्लियर हुई है थोड़ी सी? ठीक है, समझ आ गई, थैंक यू। जो स्ट्रक्चरल इश्यूज, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं ना
जिस तरह रप्चर है ये एक्यूट हो सकती हैं, लेकिन डायलेशन या कंस्ट्रिक्शन, दीज आर ऑल चेंजेस, रीमॉडलिंग चेंजेस विच रिक्वायर टाइम। और अगर ये हो रही हैं तो इसका ये मतलब है कि द डिजीज़ प्रोसेस इज़ नॉट एक्यूट, इट्स नॉट सडन, इट हैज़ ऑकर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पेशेंट जिसको पुराना हार्ट फेलियर है, लॉन्ग स्टैंडिंग हार्ट फेलियर है या नोन केस ऑफ हार्ट फेलियर है, अगर वो आपके साथ इस तरह की चीज़ों के साथ प्रेजेंट करता है, यही सारी फाइंडिंग्स आती हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि एको पर उसमें एन्युलस डायलेशन होगी। लेकिन अगर एक पेशेंट है जो नो प्रायर हिस्ट्री है, फर्स्ट टाइम आया है, सिवियर एमआई हुआ है, पुराना हार्ट फेलियर नहीं है, तो फिर आप इस फाइंडिंग के साथ एक्सपेक्ट करें कि एक सडन प्रोसेस हुआ है, रीमॉडलिंग नहीं हुई, अचानक हुआ है जो भी हुआ। तो अचानक जो हो सकता है वो यही है कि पैपिलरी मसल रप्चर हुआ। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा आपको ये। यस। अच्छा, तो अभी तक आपने जो ACS हमने पूरा डिस्कस कर लिया सारा इंपॉर्टेंट। अभी तक आपने देखा होगा कि थोड़ा सा ना हमारा एक तरह से फ्लो या रिदम नहीं पड़ रहा, बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको वो क्लियर नहीं हुई होंगी। टाइम के साथ जो है ना कुछ चीज़ें बेहतर आपको समझ आएंगी जब आप इनके बारे में खुद भी पढ़ेंगे और जब आप डिफरेंट केस सिनेरियोज देखेंगे या वार्ड में जाके केसेस देखेंगे। अभी तक हमने ACS में जितने इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल कॉन्सेप्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो गए हैं, और इसी तरह आप लोगों के जहन में कोई भी सवाल अगर आता है ना तो आप ज़रूर पूछें, जितना जल्दी ये चीज़ें आप क्लियर कर सकते हैं ना इस तरह की क्लिनिकल करें, ताकि बाद में जब आप नई डिजीज़ पढ़ें या नई प्रेजेंटेशंस देखें तो आपके जहन में कुछ कॉन्सेप्ट स्कोर हों कि अगर एक्यूट प्रेजेंटेशन है तो कोई एक्यूट मसला है, उसकी एक्यूट मैनेजमेंट ज़रूरी है, कोई क्रोनिक है तो हमें लॉन्ग टर्म थेरेपी भी देनी है। तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स, हालांकि ट्रीटमेंट्स और मैनेजमेंट सारी डिजीज़ की फ़र्क है, लेकिन क्लिनिकली मैनेजमेंट वाइज इन्वेस्टिगेशंस वाइज जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हर डिज़ीज़ के सेम रहेंगे। तो कोशिश करें कि इनको अभी क्लियर करें जितना आप कर सकते हैं, और जो सवाल आता है बेशक जितना फजूल भी लगे आपको पूछें। अगर आप सवाल पूछेंगे तभी आपको बेहतर समझ आएगा। सर हम पेरिकार्डाइटिस वाले सिनेरियो पे वापस जा सकते हैं 1 मिनट के लिए? बिल्कुल जा सकते हैं। सर इसमें पेरिकार्डाइटिस को क्या चीज़ डिफाइन कर रही है इस सिनेरियो में? क्योंकि प्लूरेटिक पेन का तो उसमें वो पर्टिकुलर उसने नहीं बताया, फ्रैक्शनल रब है सर, इस वजह से हम कह रहे हैं। अच्छा, मुझे भाई प्लीज़ कह रहे हैं, सर नहीं अभी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि इस सिनेरियो में देखो, एक तो प्लूरेटिक चेस्ट पेन है और सेकेंडरी जो फ्रिक्शन रब है, बिल्कुल ये दो चीज़ें। CVS की हार्ट देखो, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में या हार्ट को जब आप सुने ऑस्कल्टेशन करें और फ्रिक्शन रब जब आ जाए तो इसका मतलब है कि पेरिकार्डाइटिस है। फ्रिक्शन रब सुनना। लेकिन भाई लेकिन जो वो वाली पेन है कि जो मोर एग्रीवेटेड व्हाइल लाइंग सुपाइन एंड गेट्स बेटर व्हाइल सिटिंग डाउन, वो इसमें कोई इंडिकेशन नहीं है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपको दिया हो पेरिकार्डाइटिस में। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको देखें, मैं भी बता रहा हूँ कि आपको 3 फीचर्स अगर नहीं मिल रहे तो एक फीचर मिल रहा है, ऐसे है ना? यस बिल्कुल। तो चलो, आपको सिम्टोमेटोलॉजी में सिम्टम्स में एक फीचर मिला है कि शार्प पेन जस्ट beneath द फ्रंट ऑफ चेस्ट विच इज़ प्लूरेटिक का आपको एक फीचर मिला है, समवट वर्सन्स विद ब्रीदिंग, लीनिंग फॉरवर्ड से रिलीफ हो रही है, लाइंग डाउन पे वर्सन हो रही है, आपके पास उस चीज़ की हिस्ट्री नहीं है अभी। आपकी बात ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ की हिस्ट्री मिल रही है ना, एटलीस्ट वन, यू हैव आपको 1 out of 3 चीज़ मिल रही है, और एग्जामिनेशन फाइंडिंग आपको रेलिवेंट मिल रही है। तो आई में जब कह रहे थे डिस्कस, तो कुछ चीज़ सिम्टम्स की बात की थी और साइंस की बात की थी, जो हार्ड सिम्टम्स या साइंस होते हैं। आपको कॉन्सेप्ट है इस टर्म का, हार्ड सिम्टम्स या हार्ड साइंस का? नो। ठीक है, देखो, कुछ सिम्टम्स और साइंस क्लिनिकली ऐसे होते हैं जो एक डिजीज़ की तरफ पॉइंट करते हैं और काफ़ी स्ट्रांगली पॉइंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैं इसमें आपसे इसी एग्जांपल में पूछ लेता हूँ। अब आप मुझे इस केस में बताएं, ये मैंने एक छोटी सी चीज़ ऐड की है इस सिनेरियो में। अब आप मुझे बताएं कि अगर आपके पास एक पेशेंट आता है फीवर के साथ, तो आपको क्या लगता है पेशेंट को क्या बीमारी हो सकती है? इसको नहीं, वैसे
एक पेशेंट आपके पास कोई ना आता है कोई फीवर का, इन्फेक्शन हुआ है। कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लेमेशन है, क्या आप बता सकते हैं किस सिस्टम में है? कार्डियोवैस्कुलर में है, रीनल में है, किस साइट पे हुआ है? ब्रेन इन्फेक्शन है, न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शन है? जस्ट बेस्ड ऑन दैट सिर्फ फीवर फीवर को देख के नहीं बता सकते, नहीं बता सिर्फ सकते, फीवर को देख के। बिल्कुल इस हिस्ट्री की बेस पे नहीं बता सकते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पेशेंट है चेस्ट पेन के साथ आ रहा है, तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आएगा? कोई निमोनिया ना कोई इन्फेक्शन, इन्फेक्शन। चेस्ट सिर्फ इन्फेक्शन सिर्फ फीवर नहीं, फीवर को छोड़ के सिर्फ चेस्ट पेन के साथ अगर एक पेशेंट आ रहा है, MI कोई भी कार्डियोवास्कुलर एंजाइना एसीएस बिल्कुल एंजाइना ACS MI। तो आपने देखा कि एक फीवर जो है, अगर मैं आपको सिर्फ कहूँ फीवर, तो आप किसी एक जगह लोकलाइज नहीं कर पाते, आपके जहन में सिर्फ एक डिजीज़ नहीं आता, आपके जहन में ढेर सारे डिजीज़ आते हैं। अगर मैं आपको चेस्ट पेन कहूँ तो चेस्ट पेन के जहन में आपके काफ़ी नैरो जो है वो मतलब आपके जहन में डिजीज़ आते हैं। अगर मैं चेस्ट पेन और फीवर को साथ कंबाइन कर दूँ तो आप, जैसा काफ़ी लोगों ने बताया कि न्यूमोनिया सबसे पहले जहन में आता है, तो इसी तरह कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो नॉन स्पेसिफिक से होते हैं। दे इंडिकेट द पैथोफिजियोलॉजी, जिस तरह फीवर इंडिकेट कर रहा है कि इन्फ्लेमेशन है या इन्फेक्शन है, लेकिन वो किसी एक डिजीज़ प्रोसेस की तरफ पॉइंट नहीं कर पा रहे होते, उनको सॉफ्ट सिम्टम्स कहते हैं। कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिनको सुनते ही या जिनकी आप एनालिसिस करें या हिस्ट्री लें सोक्रेटिस की बेसिस पे, निमोनिक था, तो आपको फ़ौरन पता लग जाएगा कि हाँ दिस पेशेंट हैज़ दिस डिजीज़। फॉर एग्जांपल चेस्ट पेन है, टाइटनिंग इन नेचर है, रेडिएटिंग टू द लेफ्ट आर्म, लेफ्ट नेक है, उसके साथ एसोसिएटेड नौजिया है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, स्वेटिंग है, ठीक है, इम्पेंडिंग सेंस ऑफ डूम है। तो मुझे इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के सारों के ज़हन में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन आ रहा है। सच सिम्टम्स आर कॉल्ड हार्ट सिम्टम्स। आपने जो भी निमोनिक बताया वो कौन सा बताया? निमोनिक हमने जो रिपीट करते आ रहे हैं, आगे भी करते जाएंगे, दैट इज सॉक्रेटिस। ये पेन की हिस्ट्री के लिए निमोनिक है, ठीक है। इसी तरह कुछ साइंस होते हैं जो आपको इंडिकेट करते हैं कि इस पेशेंट को एक बीमारी है। अगर एक पेशेंट को राइट साइड ऑफ द चेस्ट पे ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स हैं, साथ वहाँ पे आपको क्रैकल सुनाई दे रहे हैं सिर्फ एक साइड पे, और वहाँ पे जो नोट है परकशन नोट डल है, तो इस पेशेंट को क्या हो सकता है? फीवर है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, कफ है, तो निमोनिया है। प्लूराइटिस बिल्कुल प्लूराइटिस ये प्लूराइटिस के कॉन्स्टिलेशन है, दिस पेशेंट हैज़ निमोनिया। सिमिलरली एक पेशेंट को अगर फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस लेफ्ट साइड पे पैनसिस्टोलिक मर्मर सुनाई दे रहा है, तो ये मर्मर किस चीज़ का होता है? mitral regurg का। So these are some of the hard signs which indicate or which point towards a known pathology or very specific disease, pathology, disease या diagnosis. These are called hard signs. जी, पेरिकार्डाइटिस वाली पेशेंट को भी तो फीवर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैंने इसलिए फीवर ऐड किया है इसमें। तो इस पेशेंट में फीवर ऐड करने का मकसद ये था कि हो सकता है, बट अगेन इट्स अ वेरी, मतलब इसके इट्स अ सॉफ्ट सिम्टम, इसके होने ना होने से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर पेशेंट प्लूरेटिक चेस्ट पेन की कंप्लेंट नहीं करता या फ्रिक्शन रब नहीं सुनाई देता, तो फिर आप कहेंगे कि फिर फ़र्क पड़ता है। देखो इस पेशेंट को फ्रिक्शन रब है, फ्रिक्शन रब इज़ वेरी स्पेसिफिक, ठीक है, मतलब हार्ड साइन है ऑफ पेरिकार्डाइटिस। हमें सुनाई दे रहा है तो हमने डायग्नोस कर दिया एज पेरिकार्डाइटिस। अगर ना सुनाई देता हमें, तो हम फिर डायग्नोसिस रिकंसिडर करते हैं, क्योंकि इसके होने से डिज़ीज़ का मौजूद होना मतलब लाइकली है कि डिज़ीज़ होगा। अगर ये साइन नहीं है तो लाइकली है कि डिज़ीज़ नहीं होगा। इट्स अ हार्ड साइन। तो जब हमें एक हार्ड सिम्टम मिल रहा है और एक हार्ड साइन मिल रहा है, सिर्फ इतने सिनेरियो की बेसिस पे वी कैन कॉन्फिडेंटली से दैट दिस पेशेंट हैज़ पेरिकार्डाइटिस। और हमें पता है कि 4 हफ्ते बाद एक ऑटो इम्यून पेरिकार्डाइटिस होता है जिसको ड्रेसलर सिंड्रोम कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ है आप लोगों को? हार्ड साइन सिम्टम्स का किन चीज़ों में फोकस करना है, किन पे नहीं? जी, थैंक यू। तो इसी तरह आगे भी आपने डिजीज़ जब आप देखेंगे, सिनेरियोज आप पढ़ेंगे, तो आप खुद देखेंगे कुछ चीज़ें होती हैं जो डेड गिव अवे होती हैं। मतलब आप वो पढ़ेंगे सिनेरियो में, आपको पता लग जाएगा कि ये डिज़ीज़ है, क्योंकि वो हार्ड साइन सिम्टम्स होते हैं जिनके मौजूद होने से एक डिज़ीज़ की तरफ या एक डायग्नोसिस की तरफ आपको
हिंट मिल जाती है। तो ACS में आप लोगों ने कुछ और पूछना हो तो अभी पूछ लें। एक बार आके इस बोर्ड में ज़रूर इन फ्लो चार्ट्स को देखिएगा, इनको मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाह रहा, आप लोग खुद देखेंगे आप लोगों को बेहतर समझ आएंगे। ठीक है, इन फ्लो चार्ट्स को और इन टेबल्स को, कॉम्प्लिकेशंस को पढ़ लीजिएगा। अभी कोई सवाल अगर है तो आप ज़रूर पूछें, वरना फिर हम थोड़ी सी ECG के बेसिक्स भी आज डिस्कस कर लें, ताकि कल हम ECG टाइम से पूरा कर लें। नहीं फुल ऐसे समझ आएगा। आ गया समझ? जी चलो बेहतर है, दैट्स गुड। तो अभी फिर हम ECG के साथ ECG स्टार्ट करते हैं। तो एक सेकंड दीजिएगा।